हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता। तो ये है 11 अक्टूबर करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, रेगुलर बेसिस पे लगातार इनको कवर किया जा रहा है। तो आप फटाफट इन वीडियोस को देखते जाइएगा, अंत तक सभी वीडियोस को जरूर देखा करिए, जिससे कि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए। गाइस बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। साथ साथ पटवारी लेखपाल के एग्जाम के लिए और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आर सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस बैच को ज्वाइन कर लिया, तो उत्तराखंड में आगामी जितनी परीक्षाएं हैं, सभी की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स भी वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे दी जा रही है। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस उन स्टूडेंट्स को करवाई जा रही है, और जितने भी नोट्स हैं वो सब चीज़ें उनको प्रोवाइड की जा रही है। फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। तो आप आर सचिवालय का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं आप। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS1 से। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, समझने की कोशिश कीजिए। 1984 के कानपुर के दंगे। 1984 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या की गई। तो जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई, उसके बाद 1 नवंबर को और 2 नवंबर को पूरे भारत में दंगे फसाद हुए। दिल्ली में कई सारे दंगे हुए और कानपुर में बहुत दंगे हुए। तो दिल्ली दंगों के ऊपर काफ़ी चीज़ें लिखी भी गई हैं, केस भी हुए हैं, पढ़े भी लिखे भी गए हैं, लेकिन कानपुर दंगों को इतना ज़्यादा महत्वता नहीं दी गई। तो जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं 37 सालों से, ये कहना है कानपुर में रहने वाले कुछ लोगों का, जिनके पेरेंट्स उस टाइम पे मारे गए थे, और उनके कुछ बच्चे अगर बच गए थे, तो आज वो जो न्याय है उसकी गुहार लगा रहे हैं। तो 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया, उनको मार दिया गया बाय 2 सिख बॉडीगार्ड्स। उनके जो सिख बॉडीगार्ड्स थे, उनके द्वारा इसलिए मार दिया गया क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उन्होंने अकाल तख्त पर, यानी कि जो सिखों का सबसे जो पवित्र स्थान है अकाल तख्त अमृतसर में, वहाँ पर उन्होंने उस पर गोलियाँ चलवाई थी, उस पर मिसाइलें या टैंक चलवाया था। इस वजह से जो सिख धर्म के जो लोग थे वो उनसे खफा थे, उनसे नाराज़ थे, इसलिए जो उनके बॉडीगार्ड थे उन्होंने ही इंदिरा गांधी को मार दिया था। राइट्स ब्रेक आउट अक्रॉस द कंट्री। दंगे भड़क गए जैसे ही उनको मारा गया सिखों के द्वारा। दिल्ली में, कानपुर में, बोकारो जो थे, ये 3 शहर ऐसे थे जो वर्स्ट हिट थे, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोहराम मचा। फिर 1984 से लेकर 2018 तक की बात अगर हम देखें, तो उसमें लिखा हुआ है कि एज मैनी एज 13 कमीशंस कमिटीज़ इन्वेस्टिगेटेड द दिल्ली राइट्स। तो दिल्ली में जो उस दौरान दंगे हुए, 13 कमीशन कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है। एकमात्र जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन था जिसको 1985 में लगाया गया था। उसने कानपुर और बोकारो में हुए हादसों को भी जांचा। यानी कि दिल्ली में हुए दंगों की जांच काफ़ी ज़्यादा की गई, लेकिन कानपुर में जो दंगे हुए और बोकारो में जो दंगे हुए, उस टाइम पे जो यहाँ पर जो नुकसान हुआ लोगों का, उसके ऊपर सिर्फ एक ही कमीशन लगाया गया अब तक, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन। वो भी 1985 में लगा दिया गया था। 1987 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिक करी। अगस्त 12 2005 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने अपोलोजाइज़ किया लोकसभा में फॉर द वायलेंस अगेंस्ट सिख्स इन 1984। अब यहाँ पे बात समझने की है, एक सिख प्रधानमंत्री सिखों के खिलाफ जो वायलेंस हुआ उसके लिए अपॉलोजी कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। ये कुछ समझ से परे है, क्योंकि उस दौरान जो हुआ वो कांग्रेस के दूसरे पर्सन्स थे, मनमोहन सिंह जी नहीं थे, या मनमोहन सिंह जी के कैडर जैसे, यानी कि जो उनका स्टैचर है, जो उनका कैडर है, उनके जैसे व्यक्ति नहीं हुआ करते थे। वो तो एक म्यूट स्पेक्टेटर थे। हम मान सकते हैं कि जो वो प्रधानमंत्री रहे हैं 10 साल, उस दौरान भी वो अपने बल पर प्रधानमंत्री नहीं थे।
बैकग्राउंड में कोई और सरकार चला रहा था। जनवरी 2018 में देखें तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स द यूपी गवर्नमेंट टू गेट द कानपुर राइट्स केसेस ब्रॉट बाय एन एसआईटी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार को कहा कि भाई कानपुर की जो दंगे हुए हैं उन पर ध्यान दीजिए। फरवरी 2019 में 3 मेंबर की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, गठित किया गया। और कानपुर का अगर हम कार्नेज देखें, कानपुर का अगर नरसंहार देखें तो ऑफिशियल फिगर्स बहुत कम हैं। मात्र 127 डेथ्स बताती हैं कि उस दौरान सिर्फ 127 लोग मरे, जो कि बहुत हद तक ये गलत फिगर है, क्योंकि सरकारी फिगरें हमेशा कम होती हैं, हमेशा चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए या होती भी है। 1251 एफआईआर लॉन्च की गई थी 1984 में। 40 केस को शॉर्टलिस्ट किया एसआईटी ने और 36 अरेस्ट हुए पिछले 3 महीनों में। तो पीयूसीएल जो है जो जेपी नारायण ने बनाई थी, एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, उस जिसको 1976 में बनाया गया था जेपी नारायण ने, हैज़ बीन डॉक्यूमेंटिंग एंड हाईलाइटिंग इंसिडेंट्स ऑफ राइट्स वायलेशंस अक्रॉस द कंट्री। तो पीयूसीएल जो है, पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टीज़, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसको जेपी नारायण ने बनाया था 1976 में। यानी जिस दौरान इमरजेंसी लगा रखी थी इंदिरा गांधी सरकार ने, तो उस दौरान पीयूसीएल जेपी नारायण द्वारा बनाया गया था। इसलिए बनाई गई थी जिससे कि जो लोगों का मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है उसकी जांच पड़ताल की जा सके या उनको देश के सामने उजागर किया जा सके। इट हैज़ वर्कड एक्सटेंसिवली इन यूपी उत्तर प्रदेश टू ब्रिंगिंग आउट रिपोर्ट्स ऑन हीनियस क्राइम्स। ये बहुत हद तक बहुत अच्छा काम करती है, कई सारी रिपोर्ट्स लेके आती है और कुछ ऐसे केसेस लोगों के सामने लेके आती है जो अगर वो ना पीयूसीएल ना लेके आता तो वो कहीं ना कहीं दब जाते। जैसे कि गैंग रेप होता है, उनके ऊपर काफ़ी रिपोर्ट लेके आता है। तो इट हैज़ वर्कड, अब ठीक चल रहा है। तो इट हैज़ वर्कड एक्सटेंसिवली इन उत्तर प्रदेश टू ब्रिंगिंग आउट रिपोर्ट्स ऑन हीनियस क्राइम्स, जैसे कि गैंग रेप, मर्डर है दलित गर्ल का, जैसे हाथरस में हुआ 2020 में, और प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि लखीमपुर खेड़ी में जो हुआ पिछले साल, उन सब के ऊपर पीयूसीएल ने अपनी रिपोर्ट्स जाहिर की हैं। नेक्स्ट आता है सेंसस के ऊपर। अगर हम देखें, जनगणना के अगर हम देखें, तो जिस तरह से इस टाइम पे दिख रहा है सरकार का रवैया है कि अब तक भारत में ऐसा नहीं हुआ है, चाहे कुछ भी हुआ हो। पार्टीशन जब हुआ 1947 में और इतनी दिक्कतें थी, कभी फेमाइन आया, सरकार इंस्टेबिलिटी रही, कभी भी सेंसस को, भारत की जनगणना को टाला नहीं गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए इस बार का जो सेंसस है उसको करवाने की जो उनकी मंशा है वो दिख नहीं रही है। वो चाह रहे हैं कि इस सेंसस को टाल दिया जाए। तो इंडिया का पहला सेंसस, पहली जनगणना जो हुई 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के दौरान, जो कि अपने आप एक नॉन सिंक्रोनसली हुई थी, यानी कि गैर समकालिक रूप से हुई थी और पूरे भारत में तरीके से आयोजित नहीं की गई थी। जो पहली जनगणना हुई है वो 1881 में हुई लॉर्ड रिपन के दौरान। आफ्टर दैट इंडिया हैज़ हेल्ड इट्स डेकेडल सेंससेस, यानी कि हर 10 वर्ष के बाद जो सेंसस होती है उसको 1881 से हम रेगुलरली करवा रहे हैं, 2011 तक हुई है। 2021 की होनी थी, लेकिन 2021 पे बिल्कुल कोरोना पैंडमिक चरम पर था। तो अब 2022 में जब कोरोना थोड़ा कम है, तो इस टाइम पे जब इलेक्शंस हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में, तो सेंसस भी करवाया जा सकता है। अगर सरकार नहीं करवा रही है, इसका मतलब वो सेंसस के प्रति इतनी जागरूक नहीं है, या उसका कुछ और विचार है जो वो अभी जाहिर नहीं करना चाह रही है। डिस्पाइट डिजीज़ेस, चाहे बीमारियां फैली हो, वर्ल्ड वॉर हुआ हो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, जब भी वर्ल्ड वॉर हुए हों, चाहे कुछ हुए हों, लेकिन भारत ने अपनी जनगणना रोकी नहीं है, करी है। पार्टीशन हुआ 1947 का, और चाहे जितनी भी दिक्कतें रही हों पार्टीशन के बाद भी, देश के आज़ाद होने के बाद भी। इंडिया हैड इट्स लास्ट कास्ट सेंसस इन 1931। भारत में जो कास्ट सेंसस है वो भी 1931 में हुआ था। बाकी 2011 में हमने जनगणना के बाद हमने एक जब जनरल सेंसस हो गया था उसके बाद एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था। एक सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कंडक्टेड किया गया था 2011 में, जिसकी रिपोर्ट 2015 में भी पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट आता है GS2 से न्यूज़ आ रही है कि PM केयर्स का जो फंड बनाया हुआ है, जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने एक फंड बनाया था, PMNRF जो बनाया गया था, जिससे कि इमरजेंसी के दौरान एक फ़ंड दिया जा सके
जब भी कोई डिज़ास्टर होता है या कोई लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम पे जो फंड, जो पैसा दिया जाता है मृतक जनों को या मृतक के परिवारजनों को, तो वो PMNRF के थ्रू दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कोरोना के दौरान एक नया फंड बनाया जिसको PM केयर्स कहा गया। तो अब रतन टाटा को और KT थॉमस को उनके ट्रस्टी बनाए गए हैं ये लोग। तो वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं रतन टाटा, और एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं KT थॉमस, और फॉर्मर लोकसभा डिप्टी स्पीकर है करिया मुंडा, उनको ट्रस्टी बनाया गया है PM केयर्स फंड का। एमिनेंट पर्सन्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए कुछ बहुत ही खास लोगों को अपॉइंट किया गया है, जैसे कि राजीव महर्षि जो कि फॉर्मर CAG रहे हैं भारत के, सुधा मूर्ति जो फॉर्मर चेयरपर्सन हैं, कई सारी किताबें लिख चुकी हैं इन्फोसिस फाउंडेशन की, आनंद शाह ये को फाउंडर हैं टीच फॉर इंडिया और फॉर्मर CEO हैं इंडिया कॉप्स और पिरामल फाउंडेशन के। तो ये सभी लोगों को एडवाइजरी बोर्ड में रखा गया है और रतन टाटा KT थॉमस को ट्रस्टी बनाया गया है। इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पार्टी इलेक्शंस होने चाहिए, पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जिस तरह से हम पूरे देश में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर इलेक्शंस हो, इस तरह से जो पार्टियां इसमें भागीदारी करती हैं, इलेक्शंस लड़ती हैं, उन पार्टी का जो हेड होता है, उन पार्टी का जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, उसके लिए भी इलेक्शन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने पार्टी बनाई है तो आजीवन मैं ही उसका एक तरह से राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट बना रहूं, सचिव बना रहूं, उसका हेड बना रहूं, या मेरे बाद जो मेरा बेटा आएगा, मेरे बेटे के बाद उसका बेटा आएगा, तो वही उसको हेड करता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरे देश के अंदर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो आपको अपने घर से ही डेमोक्रेसी स्टार्ट करनी पड़ेगी। यानी आपको अपने घर में, यानी आपको अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी लानी होगी और वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने होंगे। ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है? ये कॉन्टेक्स्ट आ रहा है आंध्र प्रदेश से, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो इस टाइम पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो पार्टी चला रही है, YSRCP की जो गवर्नमेंट है, वो उन्होंने ये कहा है कि जो इस टाइम के वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनको वो लाइफ टाइम के लिए अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट बना रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है आइडिया ऑफ अ परमानेंट प्रेसिडेंट फॉर अ पार्टी। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पर्सन अपनी पार्टी का परमानेंट प्रेसिडेंट बना दे। वाइल टेकिंग इशू विद द युवजन श्रमिक राइतु कांग्रेस पार्टी यानी कि YSRCP, जिसने ये रूल किया कि आंध्र प्रदेश में जो इस टाइम पे रूल कर रही है आंध्र प्रदेश को, कि वहाँ पे पार्टी में ये कहा गया कि जो इस टाइम पे वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, कि उनको जुलाई 2022 से पूरी ज़िंदगी के लिए प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। यानी कि जब तक वो जिएंगे तब तक वो YSRCP के प्रेसिडेंट बन के रहेंगे। तो इस बात को खारिज कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। एनी पार्टी दैट पार्टिसिपेट्स इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड वांट्स टू गवर्न एंड लेजिस्लेट। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई पार्टी चाहती है कि वही डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोकतांत्रिक तरीके से भाग ले, वहाँ पे गवर्न करे, सुशासन करे, लेजिस्लेट करे, कानून बनाए, तो उसको खुद अपने घर से वो स्टार्ट करना पड़ेगा। जो मैं आपको भी बता रहा था, शुड इंक्लूड फॉर्मल एंड पीरियोडिक इलेक्शन, यानी कि वो खुद अपने ऑफिस बियरर्स का, वो खुद उनके ऑफिस बियरर्स का इलेक्शन करवाए एज पार्ट ऑफ द वे इट फंक्शंस एज एन एसोसिएशन। तो जैसे वो एसोसिएशन के रूप में काम कर रही है पार्टी, तो उस रूप में वो अपने यहाँ पे भी इलेक्शंस करवाए। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑफ myriad काइंड्स, जैसे कि सच एज द BJP और द कम्युनिस्ट पार्टीज आर स्ट्रक्चर्ड कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस दैट फंक्शन टूवर्ड्स एन आइडियोलॉजिकल गोल और अ प्रिंसिपल। जैसे कि सच एज कांग्रेस आर मोर लूजली स्ट्रक्चर्ड। अब अलग अलग पार्टियों के बारे में बताई जा रही हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है या कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ये स्ट्रक्चर्ड है अपने आप में, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे काम करती है। जैसे BJP अपनी एक आइडियोलॉजी के ऊपर काम करती है, कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं वो अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर काम करती है। कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एक लूज़ पार्टी है। लूज़ पार्टी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर हम आज़ादी के बाद देखें 1947 में, उस टाइम पे भारत में एक ही लगभग एक ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस। ऐसे उस टाइम पे भी पार्टीज़, और भी पार्टीज़ थी, सोशलिस्ट पार्टी थी और भी पार्टीज़ थी, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस था पूरे भारतवर्ष में बहुत कम था। कांग्रेस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। चाहे, और कांग्रेस के अंदर खासियत, उस टाइम की खासियत ये थी कि चाहे मैं आपके अगेंस्ट हूँ, लेकिन हम दोनों के दोनों क्या है, कांग्रेस के ही मेंबर हैं। यानी कोई और पार्टी एफिलिएशन के लिए वहाँ पे थी ही नहीं। यानी कांग्रेस विद इन कांग्रेस रहती थी। यानी इलेक्शन जो होते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि कांग्रेस का ही इलेक्शन कांग्रेस के साथ हो रहा है, कांग्रेस बनाम कांग्रेस हो रहा है। तो यानी कि कई सारे ओपिनियंस जो हैं, कई सारे ओपिनियन रखने वाले जो लोग हैं, वो कांग्रेस का मेंबर होते हैं।
नेक्स्ट आता है किर्गिस्तान और तजिकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। अभी तक हम अर्मेनिया अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट देख रहे थे। अब एक नया, यानी कि उस टाइम पे जो नगोर्नो काराबाख का रीजन है, जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, जिसके बीच में लड़ाई चल रही है उसको लेके, इसी प्रकार से यूक्रेन रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है, और इसी प्रकार से अब किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यानी अब आप देख सकते हैं ये सब और सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ रशियन फेडरेशन या उस टाइम का यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, जब यूएसएसआर टूटा उसके वजह से ये सारी दिक्कतें आई। यूएसएसआर टूटने से रशिया यूक्रेन बना, यूएसएसआर टूटने से अर्मेनिया अजरबैजान बना, और यूएसएसआर टूटने से ही किर्गिस्तान और तजिकिस्तान बना। तो इन सभी देशों में जो बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, जगहों को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, वो यूएसएसआर के टूटने से ही उत्पन्न हुई हैं। नियरली 100 पीपल हैव बीन किल्ड, 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं इन वायलेंट बॉर्डर क्लैशेस। वही वापस बॉर्डर पे क्लैश हो रहा है किर्गिस्तान और तजिकिस्तान में। या सीज फायर ब्रोकर्ड बाय रशिया। देखिए रशिया यहाँ पे हेल्प करवाने की कोशिश कर रहा है, जो खुद युद्ध में है, और दो देशों जो लड़ रहे हैं उनको चुप करवाने की बात कर रहा है, जो व्यक्ति खुद लड़ाई कर रहा है किसी और देश के साथ। हालांकि यहाँ पे रशिया की गलती हम कम कहेंगे कि रशिया कम गलत है यहाँ पे। यूक्रेन या यूक्रेन के साथ देने वाले जो नेटो मेंबर की कंट्रीज़ हैं वो उनकी यहाँ पे गलती थोड़ी ज़्यादा है। द टू लैंडलॉक्ड कंट्रीज शेयर अ 1000 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। अब देखिए चाहे किर्गिस्तान हो चाहे तजिकिस्तान हो, 1000 से ज़्यादा किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ विच इज़ डिस्प्यूटेड। सिंपल सी बात है, जब दोनों यूएसएसआर से टूटे हैं तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट होना ज़रूरी ही है। अब आप इस तरह से कुछ समझिए, जिस तरह से भारत से पाकिस्तान अलग हुआ है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा बाउंड्री डिस्प्यूट है। इसी प्रकार से जब किर्गिस्तान और तजिकिस्तान अलग हुए हैं रशिया से, तो किर्गिस्तान और तजिकिस्तान में बाउंड्री डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है। देयर हैव बीन फ्लेयर अप्स इन द पास्ट, यानी पास्ट में दिक्कतें हुई हैं, फ्लेयर अप्स हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, एज वेल ओवर शेयरिंग वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज। चाहे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कि ज़मीन को लेके भी वहाँ पे लड़ाई हो रही है और पानी को लेके भी लड़ाई हो रही है। द बैटकिन रीजन ऑफ किर्गिस्तान। देखिए सवाल पूछा सकता है आपसे कि ये रीजन कहाँ पे पाया जाता है, ये क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है। तो बैटकिन क्षेत्र कहाँ मिलता है, किर्गिस्तान में मिलता है। इज सीइंग फैमिलीज बीइंग मूव्ड आउट एंड गेटिंग रिलोकेटेड। अब ये देख रहे हैं किर्गिस्तान के इस क्षेत्र के लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ से अपनी फैमिलीज को हटा रहे हैं और दूसरी सेफ जगहें जो हैं वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस ऑफ किर्गिस्तान, 1.5 लाख लोग जो हैं आउट ऑफ द 5,50,000 population of the Batken region have either fled the area or have been relocated on the state। यानी कि इस बाटकिन रीजन में किर्गिस्तान के करीब करीब 5.5 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोग वहाँ से विस्थापन कर चुके हैं, यानी कहीं और जाकर वो सेटलमेंट कर चुके हैं। द सिचुएशन इन ओश किर्गिस्तान इज़ नो डिफरेंट, हाईली मिलिटराइज बॉर्डर्स और ऑल्सो एड टू टेंशन। सिंपल सी बात है, अगर कहीं पर जो मिलिट्री बिल्डअप है वो बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लोग चैन से नहीं रह पाएंगे और चाहेंगे कि वो वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएं। और रीसेंट एग्जांपल रशिया और यूक्रेन का चल ही रहा है, तो सभी लोगों के दिमाग में इमेजेस रशिया और यूक्रेन की हैं। वो समझ सकते हैं कि अगर दिक्कतें उत्पन्न होनी शुरू हुई तो क्या हाल होगा। जैसे यूक्रेन आज ख़त्म हो चुका है तो ये रीजन भी, ये क्षेत्र भी ख़त्म हो सकते हैं। द बॉर्डर ऑफ द टू रिपब्लिक्स वर डिमार्केटेड अंडर जोसेफ स्टालिन लीडरशिप। जोसेफ स्टालिन उस टाइम पे प्रीमियर हुआ करते थे यूएसएसआर के। हिस्टोरिकली किर्गिज की बात करें और तजिक पॉपुलेशन की बात करें, उनके कॉमन राइट्स हुआ करते थे नेचुरल रिसोर्सेज पे, क्योंकि ये सारी एक ही टेरिटरी थी, अलग अलग देश बने ही नहीं थे। लेकिन जब देश अलग अलग बने तो अलग अलग टेरिटरी बन गई, अलग अलग रिसोर्सेज पे हक होने लगे लोगों के। इशू ऑफ द डिलिमिटेशन ऑफ द बॉर्डर इज़ अ रेलिक ऑफ द सोवियत एरा। ये सिंपल सी बात है, सोवियत एरा का ही ये काम है। वाइल रेगुलर टॉक्स हैव ट्राइड टू रिजॉल्व द इशू, नॉर्मल बातचीत की गई है कि जिससे कि इशू को सॉल्व किया जा सके। वन ऑफ द क्रूशियल पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट रिमेन्स ओवर द मैप। तो जो डिसएग्रीमेंट के जो पॉइंट्स हैं वो मैप पे ही हैं, विच शुड बी यूज फॉर डिमार्केशन पर्पजेज। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स क्लोज टू 1000 किलोमीटर बॉर्डर इज डिस्प्यूटेड। ये हम पढ़ भी चुके हैं कि आधी से ज़्यादा है, करीब करीब 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, 1000 किलोमीटर में से तजिकिस्तान और किर्गिस्तान में से वो डिस्प्यूटेड ही है। द तजिक टेरिटरी सॉ देयर लाइफ स्टॉक इंक्रीज। अब तजिकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो मवेशी हैं उनकी जनसंख्या बढ़ी है। अगर उनकी जनसंख्या बढ़ी है तो दिक्कत ये आ गई है कि उनके पास चराने के लिए जो ज़मीन है वो कम हो गई है।
एग्रीमेंट्स वर साइंड बिटवीन द टू पॉपुलेशंस ओवर द यूटिलाइजेशन ऑफ किर्गिज टेरिटरी बाय द तजिक लाइव स्टॉक। अब ये कहा जा रहा है कि तजिकिस्तान की जो टेरिटरी में जो लाइव स्टॉक पैदा हो रहा है, यानी कि जो जानवर वहाँ पे हैं, उनको चरने के लिए जगह नहीं है, तो क्या उनको किर्गिस्तान की ज़मीन दे दी जाए, यानी किर्गिस्तान की टेरिटरी में वो जानवर आ सके और वहाँ पे चर सके। तो अब देखिए, ये दो कंट्रीज़ अगर आपस में समन्वय से काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, तो दोनों देश फलेंगे फूलेंगे, यानी दोनों देश डेवलप करेंगे। अगर ये लड़ेंगे, नुकसान के अलावा दूसरा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन दोनों देशों को ही मिल पाएगी। तो वर्तमान में क्या दिक्कतें आ रही हैं अगर हम समझें, तो आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द करंट सेट ऑफ क्लैशेस इज रीइंफोर्स्ड बाय डेवलपमेंटल इश्यूज, कि जो डेवलपमेंटल के इश्यूज हैं उनके थ्रू देखें, प्रोवाइडिंग अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर द एंटायर जियोपॉलिटिकल स्पेस टू बिकम अ हॉटबेड ऑफ मल्टीपल माइनर कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैशेस। ये सिंपल सी बात है कि छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, यानी कि अगर छोटा सा भी इशू होता है तो यानी इनको लड़ने का बहाना चाहिए दो देशों को, और छोटी सी बात पे भी ये दोनों देश आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार हैं। इन्वायरमेंटल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी फर्दर हाईलाइटेड बाय इंसिडेंट्स। अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल ट्रेजेक्ट्री भी हो रही है बाय आइदर साइड, प्लांटिंग ट्रीज इन डिस्प्यूटेड एरियाज। अब क्या कर रहे हैं कि जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं दोनों देशों के बीच में, उनमें वो पेड़ लगा रहे हैं, एंड एंगेजिंग इन अ फिजिकल कन्फ्रंटेशन यूजिंग एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट एज वेपन्स। अब देखिए, यहाँ तक नौबत आ गई है कि एग्रीकल्चर वेपन्स, यानी कि जो किसान हैं वो भी अपने एग्रीकल्चर करने के लिए जो उनके उपकरण होते थे उनको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं लड़ने के लिए, यानी कि किस लेवल तक गिर चुके हैं। फरगना वैली कंटिन्यूज टू बी अ साइट ऑफ स्ट्रगल। फरगना से अगर ध्यान आया आपको, जब बाबर भारत आया था तो बाबर भी पहले फरगना में ही राज करते थे उनके फादर। उनके बाद फिर वो धीरे धीरे अफगानिस्तान के थ्रू, काबुल के थ्रू भारत आया था राज करने के लिए। इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में उसने यहाँ पे रूल किया। तो यही फरगना वैली की बात कर रहे हैं कि फरगना वैली कंटिन्यूज टू बी अ साइट ऑफ स्ट्रगल। 1526 हम देख ही रहे हैं, उससे पहले बाबर के टाइम के लोग स्ट्रगल कर रहे थे और आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड फ्रिक्वेंट वायलेंट आउटबर्स्ट विद द लोकेशन कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ तजिक्स, किर्गिज एंड उज्बेक्स, सब लोग वहीं पे रहते हैं। ये कहने को ये सभी लोग सोशोलॉजिकल स्पेसिफिक्स, इकोनॉमिक और रिलीजियस प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं, सबकी लगभग कॉमन है, लेकिन उसके बावजूद ये प्यार से नहीं रह रहे हैं, सब लड़ रहे हैं आपस में। Collapse of the Soviet Union and the subsequent dissolution of the then existing water and land agreements saw the creation of multiple smaller independent farms। अब देखिए, वहाँ पे सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, उसके बाद जो वहाँ पे पानी को लेके एग्रीमेंट हुए हुए थे, ज़मीन को लेके एग्रीमेंट हुए हुए थे, वो सब एग्रीमेंट भी ख़त्म होने लगे। तो उसके वजह से छोटे छोटे अपने अपने इंडिपेंडेंट फार्म्स बनने लगे, और उन सब में फिर पानी को लेके और ज़मीन को लेके मशक्क़तें होने लगी, दिक्कतें होने लगी। बोथ कंट्रीज शेयर मल्टीपल वाटर चैनल्स, कई सारी नदियां हैं, नहरें हैं, जो वाटर चैनल्स हैं जो दोनों देश शेयर करते हैं आपस में, विद अनड्यूलेटिंग ट्रेजेक्टरीज एंड फ्लो विच अपसेट इक्विटेबल एक्सेस टू वाटर ऑन बोथ साइड्स। अब वहाँ पे जो ज़मीन है वो ज़मीन सपाट ज़मीन ना होकर इस तरह से ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, जिसकी वजह से पानी की जो मात्रा है वो किसी जगह पे ज़्यादा पहुँच पाती है, किसी जगह पे कम पहुँच पाती है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, यानी कि दोनों के बीच में समान जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं हो पाता है, तो दोनों देश इस चीज़ पर अपसेट रहते हैं और आपस में एक दूसरे के ऊपर लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वाड ने, यानी कि जो वापस इंटरनेशनल रिलेशन से न्यूज़ है जहाँ पे भारत इन्वॉल्व है, कि क्वाड ने साइन किया है एक एग्रीमेंट फॉर डिज़ास्टर रिलीफ एंड असिस्टेंस। तो डिज़ास्टर में रिलीफ लाने के लिए, यानी कि जिस टाइम पे आपदा आती है उस टाइम पे आपदा की सहायता करने के लिए, राहत करने के लिए और असिस्टेंस के लिए, सहायता के लिए, जो क्वाड देश हैं यानी कि 4 देश का जो समूह है वो आपस में एग्रीमेंट साइन कर रहा है। तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, यानी कि विदेश मंत्री हैं क्वाड ग्रुप की कंट्रीज़ के, यानी कि इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के, जब UNGA की 77th मीटिंग चल रही थी तो ये उसकी आउटलाइंस पे मिले और उन्होंने एक HADR पार्टनरशिप पे साइन किया, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ पे। नेक्स्ट आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का, और इसका नाम है श्रिंकफ्लेशन। देखिए, श्रिंकफ्लेशन यानी सिकुड़न अगर हम कहें, इसका क्या मतलब है, श्रिंकफ्लेशन को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाने वाला टॉपिक है, इससे सवाल बन सकते हैं। अब देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाऊंगा, उसके बाद जब हम इसको पढ़ेंगे, जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको जिस तरह समझिए कि मान लेते हैं कि पहले आप एक 10 रुपये की डेयरी मिल्क खरीदते थे,
तो 10 रुपये की डेयरी मिल्क हो सकता था कि पहले ये 10 रुपये की डेयरी मिल्क, हालांकि आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मान के चलिए अगर आप देखते थे तो पहले 10 रुपये की डेयरी मिल्क में 20 ग्राम या 25 ग्राम चीज़ें आती थी। हम इसको 25 ग्राम मान लेते हैं कि 10 रुपये की जो डेयरी मिल्क है उसमें जो वेट होता था वो पहले 25 ग्राम होता था, यानी कि काफ़ी बड़ी लगती थी हमको डेयरी मिल्क की, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में चॉकलेट उसके अंदर आ रही है। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ साल बीते, यानी कि 3 साल निकल गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, उसके बाद भी चॉकलेट अभी भी 10 रुपये की आ रही है डेयरी मिल्क की। लेकिन फ़र्क इतना है कि अब उसमें जो वज़न है वो कम हो गया है, उस चॉकलेट का साइज़ भी छोटा हो गया है, यानी कि जो 25 ग्राम की थी अब वो घटकर 15 ग्राम की रह गई है। यानी क्या हुआ है, क्या महंगाई बढ़ी है? अगर हम डायरेक्टली देखें तो महंगाई नहीं बढ़ी, क्योंकि पहले भी 10 रुपये की आ रही थी, अब भी 10 रुपये की आ रही है, तो बात तो सेम है। लेकिन महंगाई इसलिए बढ़ी है क्योंकि पहले 10 रुपये में 25 ग्राम आया करती थी वो चॉकलेट, अब 10 रुपये में सिर्फ 15 ग्राम आ रही है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर ये डेयरी मिल्क यानी कि जो कैडबरी है इस 10 रुपये की चॉकलेट के दाम बढ़ाकर 25 ग्राम वजन ही रखता और 10 रुपये से उसे 15 रुपये का कर देता, तो मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता और हो सकता है कि उसकी चॉकलेट बिकना कम कर देती। तो इस चीज़ से बचने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, कंपनी दाम कभी कभी, ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि कंपनी दाम को सेम रखती है, लेकिन जो क्वांटिटी है उसके अंदर आने वाली उसको घटा देती है। तो जब वो क्वांटिटी घटा देती है जिससे कि उसके प्रॉफिट मार्जिन पे ज़्यादा फर्क ना पड़े, दाम वही रखेगी, क्वांटिटी घटा देगी तो उसके प्रॉफिट मार्जिन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन, की महंगाई की वजह से वस्तुएं यानी कि जो चीज़ थी वो श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है, यानी पहले 25 ग्राम मिला करती थी, अब मात्र 15 ग्राम मिल रही है। अब यही चीज़ में लिखी हुई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार और। श्रिंक इन्फ्लेशन इज व्हेन अ प्रोडक्ट डाउन साइज इट्स क्वांटिटी। श्रिंक इन्फ्लेशन क्या है, जब एक प्रोडक्ट जो है यानी कोई भी वस्तु जो है वो अपने साइज को क्या कर देती है, डाउन साइज कर देती है क्वांटिटी को। पहले जो उसकी मात्रा है, जैसे मैंने आपको बताया पहले 25 ग्राम मिल रही थी, अब 15 ग्राम मिल रही है, वाइल कीपिंग द प्राइस द सेम। लेकिन जो दाम है उसके, जो प्राइस है वो सेम रहेगा। जैसे अगर हम कहें कि रिड्यूसिंग द स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम इन अ कंटेनर और रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ चिप्स इन अ पैकेट वुड काउंट एज श्रिंक इन्फ्लेशन। अब इस तरह समझिए कि पहले मान लेते हैं आप 10 रुपये का लेस का पैकेट लेने जा रहे थे, उसमें अच्छे खासे चिप्स आ जाते थे जिसमें 2 लोगों का काम हो जाता था, 2 लोग अच्छे से टेस्ट करके खा सकते थे लेस। लेकिन अब 10 रुपये के पैकेट में सिर्फ इतने चिप्स आ रहे हैं कि एक हैंडफुल ऑफ चिप्स कह दें, या सिर्फ इतना है कि एक पर्सन को मतलब मन भर सकता है उससे कि इतने उसमें चिप्स हैं, 5 7 10 चिप्स डाल दिए उन्होंने 10 रुपये के पैकेट में, जिससे कि एक बच्चे का या एक व्यक्ति का काम हो जाए। यानी कि जो पहले 2 लोग खा लिया करते थे अब वो नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइस तो अभी भी 10 रुपये ही है, लेकिन जो चिप्स की क्वांटिटी है वो कम कर दी गई है। श्रिंकफ्लेशन अकर्स व्हेन गुड्स श्रिंक इन साइज बट कंज्यूमर्स पे द सेम प्राइस। तो श्रिंकफ्लेशन कब होता है, श्रिंकफ्लेशन तब होता है जब गुड्स जो यानी कि जो सामान है वो तो साइज़ में कम हो जाता है, लेकिन कंज्यूमर्स प्राइस अभी भी वही पे कर रहा है। मैं पहले भी 10 रुपये की डेयरी मिल्क खरीद रहा था, अब भी 10 रुपये की डेयरी मिल्क खरीद रहा हूँ, लेकिन क्वांटिटी मुझे कम मिल रही है। इट अकर्स व्हेन मैन्युफैक्चरर्स डाउन साइज प्रोडक्ट्स। अब मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, यानी कि जो विनिर्माता है उसने क्वांटिटी कम कर दी है टू ऑफसेट हायर प्रोडक्शन कॉस्ट बट कीप रिटेल प्राइसेस द सेम। यानी उसने दाम तो सेम रखे हैं, लेकिन उसको प्रोडक्शन करने की कॉस्ट बढ़ गई है, तो वो क्या करे, क्वांटिटी कम कर देगा। Shrinkflation occurs when material या ingredients used to make products become more expensive. Shrinkflation तब होता है, मान लेते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए जो उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं, सामान है, वो महंगी होने लगती है, तो तब ये होता है। और उसके साथ साथ मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी हो। मान लेते हैं खाली डेयरी मिल्क चॉकलेट होती है अगर मार्केट में, तो वो 10 की 15 भी कर सकते थे, लेकिन डेयरी मिल्क यानी कैडबरी के साथ साथ अमूल भी अपनी चॉकलेट्स निकाल रहा है, नेस्ले भी अपनी चॉकलेट्स निकाल रहा है। तो जब अलग अलग कंपनीज अपनी चॉकलेट्स निकाल रही हैं, प्रिया गोल्ड भी अपनी चॉकलेट निकाल रहा है, तो इनके पास यानी कैडबरी के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, कि ज़्यादा लीवरेज नहीं है कि वो अपने पैसे को बढ़ा सके, अपने दाम को बढ़ा सके चॉकलेट की। क्योंकि अगर वो अपने दाम बढ़ा देंगे तो प्रिया गोल्ड है, नेस्ले है, अमूल है, वो मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। As a result, instead of raising prices, they might just give you less of the product so as to maintain their profit margins. तो वो प्राइसेस तो बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन अपना प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन रखने के लिए वो क्वांटिटी को कम कर देंगे। कंपनीज थिंक दैट दे कैन कीप प्रॉफिट्स रोलिंग इन बाय कीपिंग द चेंज अंडर द रडार ऑल वाइल द कंज्यूमर इज अनअवेयर। यानी कि कंज्यूमर जो है उस पर ध्यान नहीं देता है या इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। भारत में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन अपना में एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है बहुत ज़्यादा,
कई सारे फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट करता है, चाहे वो डिमांड पुल फैक्टर्स हों, कॉस्ट पुश फैक्टर्स हों, चाहे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हों। भारत में आरटीआई इसीलिए लाया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, और उसमें ये भी कहा गया है तो कंज्यूमर यहाँ पर जानकारी ले सकता है, पूरा उसके पास हक है कि क्वांटिटी कम क्यों की जा रही है। दिस मीन्स दैट द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू नो। अब देखिए कंज्यूमर के पास ये हक है पूरा पूरा कि वो ये जाने कि उसे कैसी क्वालिटी मिल रही है, किसी सामान में क्वांटिटी कितनी मिल रही है, क्या पोटेंसी है उसकी, प्योरिटी कितनी है, स्टैंडर्ड कितना है, और गुड्स का प्राइस क्या है। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल सिक्योरिटी से न्यूज़ है। कहा जा रहा है कि बिहार जो है वो नक्सल के प्रेजेंस से फ्री हो चुका है। बिहार में नक्सलाइट्स आपको नहीं मिलेंगे। फाइट इज़ इन द लास्ट स्टेजेस इन झारखंड। और सीआरपीएफ के चीफ का ये भी कहना है कि झारखंड में कुछ अंतिम चरणों में फाइट है, और उससे भी नक्सल को हम आज़ाद करवा लेंगे। झारखंड को भी दिक्कत बचेगी छत्तीसगढ़ के सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर जिले में। कुलदीप सिंह जो कि डीजी हैं सीआरपीएफ के, उनका कहना यह है कि बिहार वाज फ्री ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है बिहार उससे फ्री हो चुका है लगभग। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो झारखंड में घुस रही हैं, जिससे कि वहाँ से जो नक्सलाइट्स हैं, माओइस्ट हैं, उनको वहाँ से हटाया जा सके, या तो उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके या उनको मारा जा सके। कंसिडरेबल सक्सेस वॉज अचीव्ड इन 2022। कई सारी सक्सेस मिली हैं बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। सीआरपीएफ ने कई सारे ऑपरेशन लॉन्च हुए इस दौरान, जैसे कि ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया है, ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, ऑपरेशन चकरबंद, इन 3 राज्यों में। ऑपरेशन लेड टू अरेस्ट और सरेंडर ऑफ 592 माओइस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 592 माओइस्ट यानी करीब करीब 600 जो माओवादी लोग थे, या तो उन्होंने अरेस्ट हो गए हैं, या तो उनको कैदी बना लिया गया है, या उन्होंने सरेंडर कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स और यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक एमओयू साइन किया है, जिससे कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल किया जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमओयू है और आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय पर्यावरण के लिए। नेशनल कैडेट कॉर्प्स और यूनाइटेड नेशंस का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है यूएनईपी, उसने एक एमओयू साइन किया है, जिससे कि हम प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल कर सकें एंड अचीव द यूनिवर्सल गोल ऑफ क्लीन वाटर बॉडीज़। और जो साफ़ पानी की हमें बॉडीज़ चाहिए, जैसे कि झीलें हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, वो साफ़ हों, उसके लिए भी एमओयू साइन किया गया है। तो पुनीत सागर अभियान, ये पुनीत सागर अभियान चलाया जाएगा। एंड टाइट टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है उज्बेकिस्तान, जो है अपने आप में एक डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है। देखिए दुनिया में कई सारे लैंडलॉक्ड कंट्री होते हैं। लैंडलॉक्ड कंट्री वो कंट्री होता है जिसके पास डायरेक्टली समुद्र का एक्सेस नहीं होता। लैंडलॉक्ड कंट्री तो बहुत सारे हैं, लेकिन डबली लैंडलॉक्ड कंट्री दुनिया में सिर्फ 2 हैं। डबली लैंडलॉक्ड का मतलब ये हुआ कि ये देश, उज्बेकिस्तान तो खुद लैंडलॉक्ड है ही, लेकिन इससे बाउंड्री लगाने वाले जो देश हैं वो भी लैंडलॉक्ड हैं, यानी कि वे भी समुद्र से रास्ता नहीं लगाते, खुले समुद्र से रास्ता नहीं लगाते, तो उसको डबली लैंडलॉक्ड कंट्री कहा जाता है। तो एक देश तो उज्बेकिस्तान है, एक देश और है, वो कौन सा देश है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। वो जो देश है वो यूरोप का एक देश है, उसका आप आंसर कमेंट में देंगे। G4 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? G4 कंट्रीज़ हैं जर्मनी, ब्राज़ील, इंडिया और जापान। G4 कंट्रीज़ एक दूसरे की मदद करते हैं यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाकर परमानेंट मेंबरशिप लेने के लिए, जिसमें उनको वीटो पावर भी मिले। कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आ रहा है या टॉपिक है कि द हिंदू का जो पहला इशू आया था, यानी द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसको, तो जो द हिंदू का पहला अखबार जो आया था वो 20 सितंबर 1878 में आया था। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने इसको लॉन्च किया था 1878 में चेन्नई से। अब बात ये आती है कि उसके ऊपर कुछ सवाल आ रहे हैं, सवाल देखते हैं। तो व्हाट इज़ द कनेक्शन ऑफ टी मुथुस्वामी अय्यर, जो पहले भारतीय जज थे, टू द मद्रास हाई कोर्ट, टू द फाउंडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर। ये जो न्यूज़पेपर जो फाउंड किया गया था द हिंदू, उनका क्या रिलेशन है इससे? तो फाउंडर्स फेल्ट द एंग्लो इंडियन प्रेस कैंपेन अगेंस्ट हिज अपॉइंटमेंट वाज अनफेयर and should be repeated forcefully, so they started the publication. नेक्स्ट आता है कितने लोगों ने मिलकर द हिंदू को फाउंड किया, एंड व्हाट 2 वर्ड मॉनिकर इज नॉर्मली गिवन टू देम बिकॉज ऑफ वेयर दे रिसाइडेड और वेयर मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। यानी ये कहा जा रहा है कि यानी कितने लोगों ने मिलकर हिंदू को फाउंड किया और उनको क्या कहा जाता था। तो 6 लोगों ने फाउंड किया, उनको ट्रिप्लिकेन 6 कहा जाता था। नेक्स्ट आता है कि हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द इनॉग्रल इशू
वर प्रिंटेड, यानी कितनी, जब जिस दिन इनॉग्रेट किया गया था पहले दिन 20 सितंबर 1878 को, उस दिन कितनी कॉपीज छापी गई थी। ऑल्सो इनिशियली ऑन विच डे वुड द वीकली कम आउट, और क्योंकि उस टाइम पे पहले वीकली के रूप में आता था तो किस दिन छपा था ये, तो 80 कॉपी छपी थी बुधवार को, और बाद में ये गुरुवार को छपने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टू द हिंदू हैपेंड 1889 में और 1940 में, यानी कि क्या चीज़ें ऐसी हुई जो चेंजेस हुई। पहली बात है 1889 में ये डेली बन गया, पहले ये हफ्ते में एक बार आता था 1987 में जब ये लॉन्च किया गया था, बाद में 1889 में 2 साल बाद ये डेली आने लगा। कई साल बाद 1878 में लॉन्च हुआ था, और 1889 में आते आते ये डेली आने लगा, और 1940 में ये एक मॉर्निंगर बन गया, यानी कि प्रातःकाल में सुबह सुबह आता है न्यूज़पेपर ये, जैसे आज के टाइम पे सुबह आता है उस टाइम पे भी ये सुबह बन गया, मॉर्निंगर बन गया। नेक्स्ट आता है कि हु मेड दिस रिमार्क, द हिंदू ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ एन ओल्ड मेडन लेडी वेरी प्रेम एंड प्रॉपर। एक अच्छे से चीज़ें बोली गई थी, किसने बोली थी? जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी। फिर आता है 1947 में हिंदू स्टार्टेड अ पब्लिकेशन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया दैट लास्टेड अ स्कोर ईयर्स बिफोर बीइंग रिवाइव्ड अंडर अ डिफरेंट नेम इन 1978, यानी कि उस टाइम पे 1947 में हिंदू ने एक इस चीज़ का पब्लिकेशन स्टार्ट किया जो उस टाइम पे भारत में नहीं होता था, वो था स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स को उस टाइम पे कवरेज नहीं मिलती थी अखबारों के थ्रू, हिंदू ने इसको स्टार्ट किया था, और आज के टाइम पे उसको द स्पोर्ट्स स्टार के नाम से बहुत ही शानदार मैगजीन निकालता है हिंदू उसी के लिए। नेक्स्ट आता है कि मद्रास से बाहर द हिंदू ने पहली बार जो पब्लिकेशन की वो कहाँ से की? वो की बेंगलोर से। तो इसी के साथ ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।